राधे राधे। लंबे अंतराय के पश्चात आपके सम्मुख हो रही हूँ, क्योंकि कर्णावती अहमदाबाद में पंथमेड़ा संस्थान द्वारा सुरभि गोतीरथ महोत्सव था और सुरभि शक्तिपीठ का शिलान्यास उत्सव, और उसमें संतों की दिव्य सन्निधि में मेरी पुस्तक मिट्टी कौन समेटेगा श्री श्री मुलुक पीठाधीश्वर जी के कर कमलों से विमोचन होना था। संतों की सभा में ये विमोचन मेरा सौभाग्य था, और ये सब प्रचार गौ और धरती की पीड़ा निवारण के लिए अति आवश्यक है। 5वें लेक्चर तक हमने देसी गाय के दूध तथा दुग्ध पदार्थों के लाभ तथा जर्सी गाय के दुग्ध पदार्थों से होने वाले अनिष्ट जाने। आज के इस सत्र में हम पैकेट दूध की विकृतियों को देखेंगे, जिसमें देसी गाय, होल्स्टीन तथा भैंस इत्यादि सभी मिक्स किए जाते हैं। मैं आपसे निवेदन कर चुकी हूँ कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार भारत में उपलब्ध 67% दूध तथा WHO के अनुसार 85% उपलब्ध दूध विषाक्त है, जिसमें अधिकांश दूध जो है वो पैकेट का है। दूध पशु चारे से विषाक्त होना आरंभ होता है, अर्थात जो यूरिया अथवा NPK तथा रसायन कीटनाशक चारा उगाने के लिए धरती में डाले जाते हैं, वो सभी इस पशु चारे में आकर पशु को खिला दिए जाते हैं। दूसरा, जो लोग प्रोटीन आदि के लिए तैयार पशु आहार जानवरों को देते हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा की आपूर्ति के लिए प्रायः सोयाबीन का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रसिद्ध पशु आहार की संरचना खंगालने का मैंने प्रयत्न किया, जानने का मैंने प्रयत्न किया, परंतु इंटरनेट पर इनकी संरचना अर्थात इनमें क्या क्या डाला जाता है इसका कोई विवरण ना था। पैकेट पर भी केवल % प्रोटीन इत्यादि ही लिखे जाते हैं। सोयाबीन क्योंकि सस्ती होती है, इसलिए प्रायः पशु आहार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब सोया खाने के मनुष्यों और पशुओं में गंभीर विषाक्त परिणाम होते हैं। गायों में तो गर्भ गिरने तक के परिणाम प्राप्त होते हैं। खेती में GM उत्पादों के दुष्परिणाम सर्वविदित हैं। उसमें सोयाबीन और मकई की खेती प्रमुख है। मेरी पुस्तक मिट्टी कौन समेटेगा में मैंने सोयाबीन के ऊपर एक अलग चैप्टर लिखा है। आजकल के अच्छे पशुपालक सब पशु आहार स्वयं निर्माण करते हैं। उसमें प्रोटीन के लिए जिंजवा घास तथा बरसीम घास आदि का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। बाकी बिनोला, मक्की इत्यादि की खली अथवा चनाचूरी या मूंगफली, सरसों या सूरजमुखी की खली सब प्रोटीन के उत्तम पशु आहार हैं। सो संक्षेप में पहला विक्षेप है पशुओं का आहार। अब दूसरा विक्षेप जिसका मैं वर्णन करने जा रही हूँ वो है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, जो कि दूध निकालने के लिए पशुओं को दिया जाता है, ताकि जैसे सब्जियां जल्दी बड़ी हो जाती है उसी तरह पशु अधिक दूध देते हैं इस इंजेक्शन देने से। परंतु इससे पशुओं के प्रति बड़ा अत्याचार माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे उनको मर्मांतक पीड़ा होती है। ये ऑक्सीटोसिन अगर दूध में उपलब्ध होता है तो ये महिलाओं को बांझ बनाने में इसका बड़ा योगदान है। ऑक्सीटोसिन में लड़कियों को ये हार्मोन समय से पहले युवती बनाने में सक्षम हैं, जो कि उनके शरीर के विकास के लिए हानिकारक है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में गर्भपात की आशंका, बच्चों की दृष्टि में कमज़ोरी तथा स्तन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। फेफड़ों और मस्तिष्क पर भी ये हार्मोन दुष्प्रभाव डालता है। ऑटिज़म जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और दूध में नमक की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो BP के लिए उचित नहीं है। अब हम तीसरे विक्षेप पर आते हैं। तीसरा विक्षेप है फार्मालिन। सुदूर गांवों से दूध को बिना खराब हुए डेयरी तक पहुंचने के लिए इसमें फार्मालिन मिलाई जाती है। आपको भयभीत नहीं करना चाहती,
परंतु मुर्दों को सुरक्षित करने के लिए इस फार्मालिन का प्रयोग किया जाता है। फार्मालिन को फल, सब्जी तथा मछली को सुरक्षित रखने में भी उपयोग किया जाता है। फार्मालिन की गैस मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत विषैली है। WHO की कैंसर शोध एजेंसी के अनुसार नाक गले का कैंसर और ल्यूकेमिया अर्थात ब्लड कैंसर की रिपोर्ट के आधार पर फार्माल्डिहाइड मनुष्यों के लिए कैंसरकारी है। थोड़े समय में इसमें खांसी, मितली, त्वचा में जलन, आँखों में, नाक में, गले में जलन इत्यादि हो सकते हैं। ये 3 विक्षेप हुए, सोया, ऑक्सीटोसिन तथा फार्मालिन। अब ये दूध डेयरी के गेट पर पहुंच गया है। यहाँ इसे सफ़ेद कोट पहने पढ़े लिखे लोग विष को ही दूध बनाकर जीवन के लिए अमूल्य खाद्य पदार्थ के रूप में आपके सामने इसे परोसेंगे। चलिए अब दूध की आगे की यात्रा का निरीक्षण करें। उसमें पहला पड़ाव है क्रीम निकालना। मुख्य दोषी यही प्रक्रिया है। ये जड़ है दूध में मिलावट की। दूध जैसे ही प्लांट में पहुंचता है, इसकी चिकनाई को क्रीम के रूप में पूर्णतया निकाल लिया जाता है। ये पश्चिमी देशों की व्यावसायिक चालाकी थी, जिसे भारत ने भी आज तक पकड़ रखा है। ये भ्रम फैला दिया गया था कि सैचुरेटेड फैट्स जो कि घी में पाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, से पूर्णतया परहेज किया जाए। सोयाबीन जैसी पॉली अनसैचुरेटेड फैट का सेवन किया जाए। अमेरिकन के दुष्प्रचार ने नारियल तेल जिसकी चिकनाई में मध्यम चेन वाले फैटी एसिड होते हैं, उसे बंद करा दिया, जिससे नारियल व्यापार चौपट हो गया। अब आर्टरीज और वेन्स बंद होने के विभिन्न कारण हैं, जिन्हें मैं पहले भी गिना चुकी हूँ, जैसे कि विटामिन K2, MK7, मैग्नीशियम तथा विटामिन D जैसे तत्व कैल्शियम को सूज स्थान पर ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। इससे कैल्सिफिकेशन नहीं होती। अब ये क्रीम सीधा साधा कंपनी का अतिरिक्त मुनाफा है, घी और मक्खन के रूप में। असली क्रीम तो कंपनी बेचती ही नहीं। उबालकर दूध ठंडा होने के बाद मलाई निकाल लो तो दूध रोगी के लिए निराबद्ध हो जाता है। उसमें बाकी तत्व उपलब्ध रहते हैं, जिसमें छोटी चेन वाले ब्यूट्रिक एसिड इत्यादि हैं, जो अति लाभदायक हैं। मलाई सीधी फ्रूट क्रीम अथवा कोफ्ता जैसी सब्जियों में काम आ जाती है, जिससे लाभदायक विटामिन A, D, K, E जैसे फैट में घुलनशील विटामिन सभी प्राप्त हो जाते हैं। जो कंपनी आजकल गाय भैंस का कच्चा दूध बेच रही हैं, उनसे हमें ये सभी लाभ प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी क्रीम के बाद दूसरी प्रक्रिया है पशु वसा मिश्रण। पशु वसा का मिश्रित किया जाना। अब दूध में से चिकनाई तो निकल चुकी है, उसे 3-4% फैट वाला बनाने के लिए उसमें निकाली गई क्रीम नहीं, अपितु विभिन्न अलग अलग पशुओं की चर्बी मिलाई जाती है। जो लोग मांसाहार को सुन भी नहीं सकते, ऐसे शाकाहारी लोगों को तो ये थैली के दूध छूने भी नहीं चाहिए। शिवलिंग अथवा गिरिराज जी पर चढ़ाने की तो बात ही नहीं की जा सकती। भगवान को मानने वाले लोगों से ये बड़ा धोखा है। ये चर्बी किस पशु की है, ये शायद मिलाने वालों को भी ना पता हो। साधारण जनता को भी अगर पता चल जाए कि इसमें पशुओं की चर्बी है, तो वो शायद इसका सेवन करना उचित ना माने। अब चर्बी के पास तीसरी प्रक्रिया है नाइट्रोजन पदार्थ तथा मेलानिन का मिश्रण। चर्बी मिश्रित पानी में चर्बी के धब्बे ऊपर तैरने लगते हैं। दूसरा, जब क्रीम निकाली जाती है तो स्वाभाविक है उसके साथ वसा घुलनशील विटामिन तथा कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी निकल ही जाते हैं। ऐसे में SNF अर्थात सॉलिड नॉन फैट के स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए
यूरिया तथा मेलानिन जैसे प्लास्टिक मिला दिए जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है, अर्थात देखने को प्रोटीन पूरा कर दिया जाता है। मेरी समझ से बाहर है कि मेलानिन जैसे पदार्थ की FSAI द्वारा स्वीकार्यता ही क्यों है, और वो भी बच्चों के दूध पाउडर में। ये भी सभी तथ्य इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। अच्छा हो अगर आप स्वयं चेक करें। चौथा प्रोसीजर है सोडा या वॉशिंग पाउडर का मिक्सचर। यूरिया के मैलेपन को कपड़ों की तरह स्वच्छ करने के लिए, उसको मिटाने के लिए उसमें सोडा मिलाकर दूध को सफ़ेद बना दिया जाता है। अब ये सभी चीज़ें जो इसमें डाली जाती हैं, इनके टेस्ट मैंने अपनी पुस्तक में दिए हैं। आप चाहें तो इन्हें इंटरनेट पर भी उपलब्ध कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तो होगा कि जो दूध आप पी रहे हैं उसको आप किसी अच्छी लेबोरेटरी से टेस्ट करा के अपनी तसल्ली कर लें। पैकेट दूध की इस यात्रा को बताते हुए मुझे बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि दूध के सारे पोषक तत्व इस यात्रा में नष्ट हो जाते हैं, ना दूध में बचते हैं और क्रीम निकालने से मशीन में नष्ट हो जाते हैं, और कुछ घी बनाने की प्रक्रिया में जब उसे गर्म किया जाता है तो काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं। मथनी की रिदम में कम स्पीड में बिलोने से, लकड़ी की मथनी से, वो भी लकड़ी की मथनी से, और तेज़ गति से क्रीम निकालने का पोषक तत्वों पर बहुत गंभीर प्रभाव है। दही से मक्खन निकालना अपेक्षाकृत आसान होता है। ताज़े दूध को तो उच्च स्पीड पर मशीन में घुमाने पर ही क्रीम अलग होती है। इसलिए भारत में प्रायः पीसने और मथने का विधान है, मशीन से काटने की प्रक्रिया का नहीं। मेरा व्यवस्थापकों तथा सरकार से प्रश्न है कि दूध में चिकनाई एक गौण प्रश्न है। आजकल गाय का दूध अलग से उपलब्ध है, अतः औसत अर्थात एवरेज पोषक तत्व या कम से कम उपस्थित पोषक तत्व पैकेट पर लिखे जा सकते हैं। साथ में उपभोक्ता को बताया जाए कि दूध देसी गाय का है, होल्स्टीन भैंस, बकरी अथवा ऊँटनी का है, और अथवा इसमें किस किस पशु के दूध का मिक्सचर किया गया है। पास्चराइज इसे करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वितरण प्रणाली में समस्या आन पड़ेगी। मेरी पुस्तक धेनु वेनु रेणु में मैंने इन सब परीक्षणों के इन सब मिलावटों के घरेलू परीक्षण दिए हैं। इस मिलावटी दूध को, जो कि यूरिया तथा डिटर्जेंट से युक्त है, पीने से पेट खराब हो जाता है। इसके लंबे समय तक सेवन करने के दुष्परिणाम तो अति गंभीर है। कभी डॉक्टर कह देते हैं बैन डेयरी। ये मिलावटी पदार्थ हमारे अंग प्रत्यंग को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिसका कोई प्रमाण भी नहीं मिलता। जैसा कि मैं प्रारंभ में कह चुकी हूँ कि रसायनों से बने दूध को दूध कहा ही नहीं जा सकता। गिरिराज गोवर्धन की शिलाओं में इस दूध ने टूट फूट पैदा कर दी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना वर्जित हो चुका है, क्योंकि सारा दूध सिंथेटिक होता है। भगवान को अभिषेक के लिए जल ही पर्याप्त है, दूध जो है वो ज़रूरी नहीं है। वैसे भी वो तो यही कहते हैं कि मुझे फल फूल पत्र और जल अर्पित किया जाए, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। आगे जाके फल भी निरापद रहते हैं या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें भी विष के इंजेक्शन अथवा खाद में विष दिया जा रहा है। राधे राधे।